सेकंड ग्रेड पॉलिटी का एक बेहद शानदार टॉपिक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। सेकंड ग्रेड 2026 में इस बार ही जोड़ा है। और जब भी सिलेबस में कोई नया चैप्टर जोड़ा जाता है तो ये मान के चलिए उस चैप्टर से क्वेश्चन श्योरिटी के साथ आता है। और ये भी रहता है कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। और वैसे तो ये टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है, मतलब एक बार पढ़ते ही आपकी याद हो जाएगा। तो पहले तो नाम देखिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इंग्लिश में आप बोलेंगे राजस्थान स्टेट लीगल, एल से लीगल हो जाएगा आपका, लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक शब्द आप पकड़िए, विधिक का मतलब क्या हो गया। विधिक एक प्रकार से न्याय से जुड़ा हुआ शब्द, लीगल जो कानूनी रूप से जुड़ा हुआ शब्द है। इसका मतलब ये एक ऐसा प्राधिकरण है जिसमें न्याय की बात होगी। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहेंगे कि न्याय के लिए तो अपने पास हाई कोर्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं जैसे हाई कोर्ट की अपन बात करें या सेशन न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या अन्य न्यायालयों की अपन बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, उनमें समय लगता है। तो जिला न्यायालय, हाई कोर्ट ये क्या करते हैं, समय समय पे लोक अदालतों का गठन करते हैं। ये लोक अदालतें एक विशेष अभियान होता है जो आपके 3 महीने का भी हो सकता है, 3 सप्ताह का भी हो सकता है। और इनका उद्देश्य क्या होता है कि छोटे मोटे यदि कोई केस हैं तो उनको आपसी सलाह से या समझौते से निपटा लिया जाए और जो भी निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। इसका दूसरा उद्देश्य ये भी रहता है कि जैसे कोई गरीब वर्ग का कोई आदमी है, कोई दिव्यांग है, कोई बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन जो है कमज़ोर है, वकील नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई पैसा नहीं लगता है, किसी प्रकार के एविडेंस को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। आप तो बस आप अपनी समस्या रखें। इसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है, एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश भी होता है, वो आपको सलाह मशवरा करके आपसी जो रंजिश है आप लोगों की उसको वो सुलझाने का प्रयास करते हैं। और जो भी यहाँ पे निर्णय रहता है वो अंतिम निर्णय होता है। तो मतलब क्या हुआ इससे, मतलब ये हुआ कि आपको जिला न्यायालय के अंदर या कोर्ट के अंदर जाना ही नहीं पड़ा। उससे पहले ही जो है ये छोटी मोटी समस्याएं और ये आपकी सोल्व हो गई। और इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, इससे कोर्ट को क्या फ़ायदा हुआ, तो इससे कोर्ट को ये फ़ायदा हुआ कि छोटे मोटे केस कोर्ट तक पहुँचे नहीं और समय नहीं लगता। तो इस तरह से ये एक अथॉरिटी है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको अपन शॉर्ट में रालसा कहते हैं। आगे बात समझ में, जैसे अभी एसआई का एग्जाम हुआ तो उसमें सीधा ऊपर का क्वेश्चन था कि रालसा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का परिणाम है। जैसे अपन आरटी 2011 पढ़ते हैं राजस्थान वाली, तो अपन कहते हैं कि ना कि ये आरटी 2009 की धारा 38 का परिणाम है। तो वैसे ही रालसा जो है भारत के आर्टिकल 39 क का परिणाम है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और प्रश्न 2025 का ही है ये भी, रालसा अधिनियम 1987 का सीधा संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका संबंध किससे है, 39 से कैसे, यानी ये एक्ट कौन सा है, 1987 का है। आइए अपन इसको शॉर्ट में समेटने का प्रयास करते हैं और मेन बातें जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। पहला पॉइंट, इस पहले पॉइंट से आपके प्रश्न जो है बन सकता है। जैसे राजस्थान, या इसको मैं अब बार बार पूरी शब्द न लिखे, मैं सीधा रालसा बोलूँगा। तो रालसा का गठन भारत के विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के तहत हुआ और भारत में ये लागू हुआ था 9 नवंबर 1995 को। तो एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट कौन सा है, 1987 का है। भारत वाला बिल्कुल याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान में ये 7 अप्रैल 1998 को ये लागू हुआ, ये ध्यान रखना है, प्रभावी हुआ, कार्य करना प्रारंभ कर दिया। रालसा का गठन संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 39 क के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। देखो 39 क लिखा है ना, क ख ग या 1 2 3 ऐसे लिखे होते हैं, इसका मतलब वो संविधान में जोड़े जाते हैं। तो ये भी 1976 वाला जो संविधान संशोधन था, कौन सा, 42वां, तो इसके द्वारा ये जोड़ा गया। देखिए 2 संविधान संशोधन है, एक तो 42वां और एक आपका 44वां। 42वें संविधान संशोधन में अधिकतर चीज़ें जोड़ी गई हैं और लास्ट में देखो इन दोनों को आप काउंट करेंगे, 4 और 2 6 होता है, तो ये होता है 1976 में। और 44वें संविधान संशोधन, इसमें चीज़ें हटाई गई हैं। तो ये कब हुआ था, तो ये 4 4 कितने हो गए, 8, 1978। तो ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज में इसको हमेशा याद रखें, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, अब 39 क में जोड़ी गई हैं, तो 39 क में है क्या, इसको समझिए। निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए। निःशुल्क न्याय,
मतलब ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार का जो है पैसा आपका खर्च नहीं हो, ना वकील का हो, ना आपका वहाँ पे कोई भी अन्य जो खर्च होते हैं स्टाम्प पेपर का, कुछ भी जो खर्च है यहाँ पे नहीं होता है। और विधिक सहायता यानी लीगली जो हेल्प आप चाहते हैं वो आपको पूरी तरीके से दी जाएगी, और इसके लिए आपके लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसका आदर्श वाक्य है जो पूछा जा सकता है, क्या है? सभी के लिए न्याय तक पहुँच। तो ये आपका पहला पॉइंट है जिसमें जो जैसे लोक अदालतों का गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, राजस्थान में कब पर प्रभावी हुआ, कौन से एक्ट के तहत ये कार्य कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पॉइंट में ध्यान में रखनी है। आगे बढ़िए, और दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है लोक अदालत के बारे में। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि लोक अदालत क्या होती है, तो एक बार दोबारा समझिए कि न्यायालयों में लंबित विवाद या मुकदमों को प्रस्तुत करने से पूर्व विवादों को राजीनामे या समझौते से निपटाना। बहुत सारे केस जो है पेंडिंग पड़े हैं, तो कोई ऐसी अदालत हो जिसमें ये केस जो है समझौते, आपसी समझौते के तहत या राजीनामे से वो सुलह हो जाए, तो इसके लिए लोक अदालतों का गठन किया जाता है। इसी उद्देश्य से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये स्वयं जो है जिला अदालतों का आयोजन करती हैं। तो ये एक अभियान की तरह चलता है, और इसमें लोक अदालतों में बहुत सारे अभियान चलते हैं, जैसे न्याय रोसाती, सर्जन की सुरक्षा, आशा प्रोग्राम चलता है। तो इस तरह के इसमें प्रोग्राम चलते हैं। इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। और सदस्य कौन होता है? एक सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता की आवश्यकता बहुत जरूरी है, जो आपको समझ पाए, मतलब इजीली होता है चीज़ को समझने के लिए। एक कानूनविद जो बहुत ही अच्छा कानून का जानकार है, तो ऐसे 2 सदस्य हो सकते हैं। एक हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश है, तो वो इसका अध्यक्ष माना जाता है। 2-3 फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट लोक अदालत है कोटा में स्थापना हुई 1975 में, और फर्स्ट लोक अदालत का आयोजन हुआ था झालावाड़ में 1982 में। लोक अदालत कोटा में स्थापित हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है आयोजन इसका नहीं हुआ, केस वगैरह जो है सुलझाई नहीं गई। और पहली बार झालावाड़ के अंदर 1982 में, कहते हैं कि 250 के आसपास जो केस हैं वो पहली बार इन्होंने सुलझाए थे लोक अदालत का आयोजन करके 1982 में। और राजस्थान में स्थायी लोक अदालत जो है वो उदयपुर में सन 2000 को बनी। तो ये भी फैक्ट वाली चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो अगला पॉइंट या ध्यान रखने वाली बातें मैंने लिखी हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय क्या होते हैं? अंतिम होते हैं, और सभी पक्षों पर क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। इन निर्णयों की अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है, क्योंकि न्यायालय ने खुद ने जो है लोक अदालतों का आयोजन किया है, तो न्यायालय में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे जो निर्णय दिया गया है वो अंतिम मान के आपको चलना है। इसके बाद अगला है, लोक अदालत में मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई न्यायालय शुल्क जो है, वकील है, उनकी आवश्यकता नहीं होती है, उनका कोई पैसा खर्च वगैरह नहीं होता है। इसके बाद देखिए, लोक अदालतों में दीवानी, जिसको अपन सिविल कहते हैं, फौजदारी यानी अपराधी, दोनों प्रकार के मामले की सुनवाई की जाती है। इसके बाद देखिए, स्थायी लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 की धारा 22B के तहत स्थापित एक स्थायी निकाय है। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, स्थायी लोक अदालत जो है धारा 22 के तहत जो है स्थापित एक स्थायी निकाय है। इसके बाद देखो, रालसा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये तीसरा पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने 2-3 दिन पहले अखबार में आया था, ये रालसा का जो आशा प्रोग्राम है, खास करके ये जो बाल विवाह होते हैं, तो उन पे ये बड़ी नज़र रखता है और उनको रोकने का प्रयास करता है, रोकने का काम करता है। तो अखबार में आपने देखी होगी, रालसा ने इस जिले में आकर ये बाल विवाह को इन्होंने रुकवाया। तो इस तरह इनके कार्य, समाज के लिए कार्य करने वाले, न्याय को एक प्रकार से बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम चलते हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो एक तो इनकी पत्रिका आती है जिसका नाम है न्याय रोसाती, ये द्विमासिक पत्रिका है और इसका एक एप्लीकेशन भी है। इसके बाद एक और प्रोग्राम है, पहल है सृजन की सुरक्षा 2025, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं। तो ये पहल जो है राजसमंद पिपलात्री मॉडल यानी गांव से प्रेरित होकर एक योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सृजन की सुरक्षा। रालसा का मुख्य संरक्षक मैंने अभी ऊपर आपको बताया हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और इसका एक सदस्य सचिव भी होता है जो जिला न्यायाधीश स्तर पर न्यायिक अधिकारी होता है, और एक होता है इसका कार्यकारी अध्यक्ष। राज्यपाल द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक नियुक्त न्यायाधीश जो है वो इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है। इनके वेतन भत्ते जो हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और एक अंतिम है आर्टिकल 14, आप सब लोग जानते हैं आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, और एक आर्टिकल 22(1)
तो ये भी इसी से जुड़े हुए संबंध को दर्शाते हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के लिए न्याय को बढ़ावा देना। इसके बाद है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है, यानी जिला स्तर पे कौन होता है, तो वो होता है जिला न्यायाधीश। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मेरे ख्याल से आराम से आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें मतलब ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। तो ये एक संस्था के रूप में काम करती है जो आपके कमज़ोर वर्ग हैं उनको मुफ्त में कानूनी सहायता मिल जाए और कानूनी जागरूकता जो है इसका भी काम ये करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी रालसा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने खुद ने कोई नोट्स बना रखे हैं, कोई मैगजीन है आपके पास, तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी टू द पॉइंट चीज़ें जो हैं वो यही हैं, इतना समझ के जाते हैं तो आप पिछड़ेंगे नहीं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज अपना अगला टॉपिक राजस्थान के लोकायुक्त। बहुत ही शानदार और आसान टॉपिक है और उतने ही बेहतरीन अंदाज में हम इसको रिवीजन करेंगे। अब चूंकि लास्ट टाइम है तो अपन मेन जो बातें हैं इसकी, जो अपन को लास्ट टाइम याद रखनी है, वो बातें अपन डिस्कस करेंगे ताकि इस टॉपिक से कोई भी मोटा मोटा क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो। तो सबसे पहले देखिए राजस्थान का लोकायुक्त कौन है वर्तमान के संदर्भ में पूछे तो एक तो इस लोकायुक्त में लो से आप याद रखेंगे लोहरा, लो से याद रखना लोहरा, और पूरा नाम हो जाएगा प्रताप कृष्ण लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अटकना नहीं है। दूसरी बात, एक ये लोकायुक्त होता क्या है, जिससे महिलाओं के अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए महिला आयोग अपना बनाए। वैसे ही अपने राजस्थान में जो अपना राजकाज है उसमें यदि कोई घोटाला कर रहा है, अब जनता बेचारी भूली वाली है, वो जनता विधायक बना देती है, एमएलए बना देती है, मंत्री बना देती है। अब वो मंत्री क्या करते हैं, आगे जाके क्या करते हैं, घोटाला करते हैं। तो फिर उनको कौन पकड़ेगा, फिर उनको पकड़ेगा लोकायुक्त। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो मुख्यमंत्री भी घोटाला करेगा, तो उसके लिए भी लोकायुक्त नहीं। यही तो अपन को याद रखना है कि लोकायुक्त के दायरे में कौन आता है और कौन नहीं आता है। मैंने 4-5 लिखे हैं, वो रट लेना, क्वेश्चन बाहर जाना ही नहीं है और यहीं से एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले तो देखो लोकायुक्त, एक चीज़ और मैं याद करवा देता हूँ। देखो लोकायुक्त है उसको कौन चुनता है, मतलब इसका नियुक्त कौन करता है, आप सोच के देखो एक बार। मैं ये कहूँ कि ये अपने राजस्थान के वर्तमान की बात करूँ तो अभी भाजपा की सरकार है, तो क्या भाजपा का कोई भी पदाधिकारी इस लोकायुक्त को चुन सकता है क्या? तो आप बेसिक से आप ये समझेंगे कि सर वो तो नहीं चुनेगा। क्यों? अगर मान लीजिए भाजपा का ही कोई आदमी लोकायुक्त बना दे तो फिर वो पक्षपात वाली बात हो जाएगी, भ्रष्टाचार, मतलब वो बोलेगा ही नहीं। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ समझ में आई कि इस लोकायुक्त को चुनने के लिए एक व्यक्ति जो है वो पार्टी से अलग होगा, इसी को अपन कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, वो इसकी नियुक्ति में योगदान देता है। और एक होता है हाई कोर्ट। अब कई कहेंगे कि लोकायुक्त में ये हाई कोर्ट है, ये भी बिका हुआ है, वो आगे की बात है, अपन को इतना डेप्थ में नहीं जाना है, कौन बिका हुआ है कौन नहीं। सरकार का एक अभिन्न अंग है न्यायपालिका, तो एक उसका आदमी, एक विपक्ष की पार्टी का नेता। इसके बाद देखो लोकायुक्त क्या है, एक सलाहकारी संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, आप अनुच्छेद इसके बारे में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका अनुच्छेद है ही नहीं। वैधानिक संस्था है ये, तो गैर संवैधानिक संस्था आप कह सकते हैं इसको। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 1973 ये कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1973। फरवरी को आप दूसरा महीना, तो 3-2-3 1973 में लास्ट में 3 है ना, तो 3-2-3। दूसरा प्रश्न, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल करता है। एक समिति होती है, उस समिति की सिफारिश पे करता है। और मैंने आपको बताया समिति में 2 सदस्य मेन हैं, एक तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश वगैरह हो सकता है, एक नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की पार्टी का नेता हो सकता है। तो नियुक्तिकर्ता कौन है, याद रखिएगा राज्यपाल करता है। आगे देखिए लोकायुक्त का कार्यकाल, तो याद रखेंगे 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पहले लोकायुक्त कौन थे, तो पहले लोकायुक्त थे ID दुआ। अब इसको भी याद कर सिर्फ कोई किसी ने भ्रष्टाचार किए है तो वो क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है, पहली बार दुआ ही करते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना। वर्तमान वाला मैंने बता दिया है। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है। तो 3-4 बातें याद रखेंगे। पहले शामिल नहीं है वो याद कर लो, तो मुख्यमंत्री इसके दायरे में नहीं आता है। एक है राजस्थान के महालेखागार, ये भी इसके दायरे में नहीं आता है। जितने भी MLA वगैरह होते हैं, विधायक होते हैं, वो इनके दायरे में नहीं आते हैं। अब आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा घोटाला विधायक ही करते हैं, वो इनके दायरे में नहीं आते। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए अलग टीम है। अपन लोकायुक्त की बात कर रहे हैं तो जो दायरे में आएगा उन्हीं की बात करेंगे। अब नहीं है तो नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती थोड़ी है। इसके अलावा देखो राजस्थान विधानसभा या राज्य विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मी जो हैं वो भी इसके दायरे में नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भी इसके दायरे से बाहर है। आम जनता के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना,
ऐसा कोई इसका कोई सलाह नहीं है, इसके लिए सलाह करेगा, सलाहकारी परामर्श भेजेगा सरकार को, नहीं। इसके अलावा सरपंच है, पंच है, वो भी इसके दायरे में नहीं आते हैं। राज्यपाल है, वो भी इसके दायरे में नहीं आता है। आरपीएससी है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस हैं, वो इनके दायरे में नहीं आते हैं। तो मैंने ये चीज़ ध्यान रखें, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य महालेखागार, आरपीएससी, एमएलए, इनके अलावा सरपंच वगैरह, पंच वगैरह आ रहे हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये सारे के सारे इसके अंदर है, नहीं आते हैं। अब देखो अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो एक तो देखो मंत्री जो हैं, जो मंत्री बन गए वो अधिकार क्षेत्र में आएंगे। इसके अलावा सचिव जो हैं वो इनके दायरे में आते हैं। एक देखो उप जिला प्रमुख या जिला प्रमुख भी आप कहेंगे तो वो भी इनके दायरे में आते हैं। जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान। अब देखो सरपंच नहीं है, क्योंकि सरपंच के लिए, सरपंच का आप देखेंगे तो क्राइटेरिया भी छोटा है, और सरपंच के लिए पंचायती राज का एक्ट भी बना है, वहाँ जा सकती हैं चीज़ें। लेकिन प्रधान, उप प्रधान ये मोटा घोटाला करते हैं ना, तो इनके लिए लोकायुक्त जो है दायरे में आता है। ये देखो राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य, ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, तो इसको याद रखना है। जिला कलेक्टर है, राज्य के कैबिनेट मंत्री है, नगर निगम के जो महापौर हैं वो भी इनके दायरे में आते हैं। तो ये पांचों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूँगा शामिल नहीं होते हैं उसमें 2-3 याद कर लो, बाकी बच गए वो सारे शामिल हैं बस। इसके बाद देखो नरपतमल लोढ़ा समिति 2014 का संबंध किससे है, तो ये लोकायुक्त से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट समिति है ये। इसके बाद देखो लोकायुक्त क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का मतलब ये मत समझ लेना कि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बोल दीजिए चाहे गैर संवैधानिक बोल दीजिए, दोनों एक ही है। ये सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी मतलब सरकार को सलाह देगी, परामर्श करेगी एक प्रकार से। ऐसा नहीं है सरकार उस चीज़ को माने ही माने, बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो चयन समिति करती है, यानी राज्यपाल करता है। और उस समिति में कौन होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और राज्य विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता होगा। 9वां पॉइंट ध्यान रखेंगे, राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त कौन है, केपीयू मेनन है। कोई दिक्कत नहीं, एकमात्र ही बनी आज तक, तो केपीयू मेनन, ऐसे थोड़ा सा याद करके रख लेना। 10वें पॉइंट में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लोकायुक्त का कार्यकाल किसका है, तो याद रखिएगा एमबी शर्मा। अपन कहते हैं ना कि यार फ़ोन में एमबी कम है, तो एमबी तो हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो इसको ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना। मिनिमम कार्यकाल किसका है, तो वीएस दवे का है। डीपी शर्मा, ये ऐसे हैं जो आपके लोकायुक्त भी रहे हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, तो ये डीपी गुप्ता के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। एक है आईडी दुआ, ये क्या है, फर्स्ट लोकायुक्त हैं या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं। तो जो मेन चीज़ें वही पढ़ेंगे अपन लास्ट टाइम। अब इनके बारे में इतनी बातें याद रख लेते हो तो मैं ये कहता हूँ कि आप औरों से अलग हो, ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है कैसे भी करके। इसके बाद देखो 11वां पॉइंट, 11वां पॉइंट मैंने लिखा है लोकायुक्त संस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ। कौन कौन सी, मतलब लोकायुक्त में क्या सुधार होना चाहिए, तो इनके लिए समितियाँ आई थी। तो सबसे पहले देखिए 1997 में आई थी हरिशंकर भाबड़ा समिति, 2000 में आई थी बिड्डी कला समिति, और वर्तमान जो लेटेस्ट समिति है वो है नरपतमल लोढ़ा समिति। ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट वाली ज़्यादा पूछते हैं, 2014 की समिति है ये, सीधा पूछेंगे इसका संबंध किससे है, तो इतना याद रखना लोकायुक्त से, सुधार के लिए ये समिति जो है गठित की गई थी। इसके बाद देखो 12वां पॉइंट, तो 12वें पॉइंट में मैंने सबको समेट दिया है। ये 12वां पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु जनप्रतिनिधियों व लोक सेवकों के विरुद्ध जनता की शिकायतों को सुनने वाली ये क्या है, एक परामर्शकारी संस्था है। लोकायुक्त बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र था 1972 में। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे अपन डिस्कस करेंगे। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त एक्ट पूछे तो 1973 का, लागू कब हुआ तो 3 फरवरी 1973 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जयपुर में। पहले लोकायुक्त कौन थे, आईडी दुआ थे, वर्तमान है प्रताप कृष्ण लोहरा। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पे, एक तो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। नियुक्ति हो चाहे शपथ हो, त्यागपत्र हो चाहे आपका हटाना हो, ये सारे काम किसके अंडर में आएंगे, राज्यपाल के अंडर में। इसका कार्यकाल कितना है, 5 या 65, 5-65 सीधा क्लियर याद रखो, जो भी इनमें पहले हो। वेतन कौन डिसाइड करता है, राज्य विधानमंडल इसका वेतन डिसाइड करता है, और 2.5 लाख रुपए के एवरेज में प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है। इसके बाद देखो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य महालेखागार, हाईकोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस, ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, ये दोनों याद रख लेना। अगर दोनों में भी आपको एक चीज़ याद रखनी है तो नहीं वाले जरूर याद रख लेना। इसके बाद देखो वार्षिक रिपोर्ट, तो वार्षिक रिपोर्ट किसको पेश करेंगे, जो इनको नियुक्त करेगा, यानी राज्यपाल को। ये पूरे साल में इन्होंने क्या क्या किया वो इनका रिपोर्ट बना के राज्यपाल को सौंप देंगे, राज्यपाल उस चीज़ को विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। इसके बाद देखो राष्ट्रपति द्वारा इस एक्ट की जो अनुमति है वो मिली थी 26 मार्च 1973 को, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो अगला 13वां पॉइंट, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायतें नहीं की जा सकती। कथन वाला क्वेश्चन है ना, तो इस तरह का बनेगा, इसमें से बनेगा, इस पॉइंट से याद रख लेना। एक धारा 7 याद रखेंगे, राजस्थान लोकायुक्त
एवं उप लोकायुक्त एक्ट 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों एवं लोक सेवकों के खिलाफ आरोप जांच करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्यों की संख्या होगी। इसके बाद अगला है, लोकायुक्त की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, सरकार इसको माने ये जरूरी नहीं है। यदि कोई लोकायुक्त के पास झूठी शिकायत करता है तो 3 वर्ष की सजा व जुर्माना भी इसमें प्रावधान है। कई बार क्या होता है कि हम झूठी शिकायत कर देते हैं कि इन्होंने ये घोटाला किया, अगर वो झूठा है तो उसके खिलाफ 3 वर्ष की सजा जो है वो भी प्रावधान दिया गया है। लोकायुक्त की योग्यता क्या है, तो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। भाई कानून वगैरह जानकार हो तभी तो ये चीज़ें जो है सही तरीके से काम कर पाएंगे, तो ऐसा ही कोई व्यक्ति उनको चाहिए। तो हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश जो काम कर रहा है या सेवानिवृत्त रिटायर हो गया है या मुख्य न्यायाधीश जो है वो लोकायुक्त बन सकता है। बाद है नेक्स्ट पॉइंट, लोकायुक्त बिल लाने वाला पहला राज्य उड़ीसा था। 1970 में इन्होंने बिल पेश कर दिया था, लेकिन ये बिल जो है पारित नहीं हुआ था, पारित हुआ था 1983 में, इसीलिए अपन ने ऊपर पढ़ा था पहला राज्य महाराष्ट्र था। तो ये राजस्थान के लोकायुक्त का एक छोटा सा टॉपिक था। 13 ऐसे पॉइंट मैंने आपको बताए जिनसे आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छे से इस क्लास को देखा तो दूसरी क्लास भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और राज्य की संवैधानिक संस्था डिस्कस करने जा रहे हैं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। बहुत ही शानदार टॉपिक है और उतने ही बेहतरीन अंदाज में हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे। एक ऐसी संस्था जो राज्य भर में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का जिम्मा रखती है, उस संस्था को अपन राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं। इसमें जो मेन हेड होता है उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोला जाता है, और एक इसमें सचिव होता है जो इसकी सहायता के लिए, जिसको अपन निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। तो ये मिलके वैसे तो एक लेयर होती है, ग्राम लेवल पे अपन BLO तक की बात करते हैं, वो भी अपन नीचे डिस्कस करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वर्तमान कौन है, और संवैधानिक संस्था है तो इनका जो उल्लेख है कौन से आर्टिकल में दे रखा है, नगरीय का कौन से में है, ग्रामीण का कौन से में है। तो ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और कार्य देखें तो वैसे तो इसके नाम से ही पता लग रहा है भाई राज्य की संवैधानिक संस्था है, तो राज्य से संबंधित चुनाव के समय जैसे आचार संहिता लगाना है, विवादों का निपटारा है, मतदाता सूची तैयार करना है, ये सारे कार्य इस राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर आते हैं। अब मैं ये कह दूँ कि प्रधानमंत्री का चुनाव करवाना, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, वो इसके दायरे में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। उसके लिए तो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग बना है। तो आइए सबसे पहले थोड़े बहुत PYQ जो लेटेस्ट आए हुए हैं वो देख लेते हैं। पहला देखिए, राजस्थान निर्वाचन आयोग, इंग्लिश में अपन कहेंगे SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन। राजस्थान का गठन भारत के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्टिकल 243 से के। अपन कहते हैं ना के रिजल्ट रहे हो रहे हैं, तो के रिजल्ट रहे यानी चुनाव से संबंधित के, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा अमर सिंह राठौड़, और इन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो इसीलिए नाम में भी वैसे छुपा है अमर, अमर ही रहे थे, तो ऐसे थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन नियुक्त करता है? तो याद रखिएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल इसको नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, SEC यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान का गठन हुआ, याद रखिएगा जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994 को इसका गठन हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? तो याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ये इसके मोटे मोटे क्वेश्चन थे। अब अपन इसको शॉर्ट में समेट लेते हैं मात्र 6 पॉइंट में। पहला पॉइंट देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1994 को इसका गठन हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर। कार्यकाल याद रखेंगे 5-65, जो भी इसमें पहले हो। नियुक्ति ऊपर अपन ने देखा राज्यपाल करता है, त्यागपत्र वगैरह राज्यपाल। मैक्सिमम कार्यकाल तो मैंने ऊपर आपको याद करवाया अमर सिंह, और मिनिमम कार्यकाल नेग्राम बसीन, जिसे राजस्थान का कुरियन भी बोला जाता है। तो जो नेकी करता है उसको तो थोड़ा समय ही रहना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना। इसके बाद देखो, इसको हटाना, तो याद रखिएगा हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी महाभियोग प्रस्ताव पारित करके इसको हटाया जाता है। इसके बाद देखो, राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा राजेश्वर सिंह, 2025 से इनका कार्यकाल शुरू है। तो इसको ऐसे याद कर लेना कि राजस्थान में जिसका राज उसी का काज, तो राज से राजेश्वर, और इनकी शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलिए, राजस्थान के अब तक के सभी निर्वाचन आयुक्त की सूची मैंने लिखी है। चूंकि 8 ही निर्वाचन आयुक्त बने हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से आज तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? तो एक तो देखो, सबसे पहला अपन ने याद किया और सबसे मैक्सिमम कार्यकाल अमर सिंह राठौड़,
और एक वर्तमान वाला राजेश्वर सिंह हो गया। इसके अलावा देखो सबसे मिनिमम कार्यकाल का मैंने आपको याद करवाया, नेकराम भसीन, ये भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। एक नाम आता है इंद्रजीत खन्ना, और ये इंद्रजीत खन्ना मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक हैं AK पांडे यानी अशोक कुमार पांडे, एक हैं राम लुभाया, और ये राम लुभाया वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिलों के गठन से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी राम लुभाया थे। इसके बाद अलावा प्रेम सिंह मेहरा रह चुके हैं, और एक है मधुकर गुप्ता। तो अब तक ये 8 जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, जरूर इसको एक बार रिकॉल कर लेना। इसके बाद देखो चौथा पॉइंट, और चौथे पॉइंट में इसके कार्य लिखे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव जो है इनका जिम्मा इनके पास है, पंचायती राज हो गए, इसमें नगरीय स्वशासन के चुनाव हो गए, मतदाता सूची तैयार करना, इनका संशोधन करना, अंतिम मतदाता सूची ये जो जारी करना, आचार संहिता को लागू करना, चुनाव चिन्ह आवंटन है, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, वाद विवाद का निपटारा, निष्पक्ष निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखो चुनाव संबंधी शिकायत की पुष्टि होने पर चुनाव को स्थगित करवाना, और इनके निर्णयों को न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते, ये इनके पास एक पावर है। तो इसमें कोई ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है कि इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। पांचवा देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक इनकी सहायता के लिए एक अधिकारी होता है जो आपका एक सचिव होता है, जिसको अपन बोलते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवीन महाजन, जरूर याद रखिएगा। पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे BC मोहंती, और ये तो ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया था। निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए जो अधिकारी होता है उसको बोला जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब इसकी छोटी सी संरचना आप देखिए, जो लेयर है वो कैसे काम करती है। सबसे जो मेन है उसको तो अपन ने कहा राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये तो इसका प्रमुख होता है, लीडर होता है। और बूथ लेवल पर जो होता है सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो होता है BLO, जिसको अपन बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं। इसके अलावा देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे जो अधिकारी होता है सचिव, जिसको अपन कहेंगे, वो बोला जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये भी IAS रैंक का होता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो भी आपका IAS रैंक का होता है। इसके अलावा देखो सचिव के नीचे उप सचिव हो गया जो आपके RS रैंक का होता है। इसके बाद नीचे जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया, और इसके नीचे जिला पंजीयन अधिकारी, पंजीकरण से संबंधित एक अधिकारी है उसका जिला पंजीयन अधिकारी। और इसकी सहायता के लिए एक हो गया आपका सहायक पंजीयन अधिकारी, और इसके बाद है पीठासीन अधिकारी, और अंत में है आपका BLO। तो ये भी एक संरचना है, मोटी मोटी एक पॉइंट में मैंने रखी है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अंतिम 2 बातें जरूर याद रखिएगा, ये अपना टॉपिक क्लियर हो गया है। 14वीं विधानसभा जिसका कार्यकाल था 2013 में EVM मशीन में पहली बार नोटा बटन का उपयोग किया गया। राजस्थान में स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रथम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1995 में करवाए गए। और एक जो आपके गंगानगर विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर, ये भारत के निर्वाचन आयोग का क्रमांक 1 पर है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है RS 2013 के अंदर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, कुछ भी नहीं है। 4 बातें याद रखना, इसका कार्यकाल याद रख लेना, प्रथम कौन थे, वर्तमान कौन है, इनका जो उल्लेख है संविधान में वो कहाँ पे है, इसके कार्य क्या है, लेयर क्या है। तो ये सारी बातें आप एक बार क्विक रिवीजन इसका कर लेना। PDF में टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ। अगले क्लास में अपन एक और नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हमारा एक बहुत ही शानदार टॉपिक राजस्थान राज्य वित्त आयोग, बहुत ही आसान टॉपिक है और उतने ही बेहतरीन अंदाज में हम इसको पढ़ेंगे। जो नई आर्थिक समीक्षा आई है, नए डाटा आए हैं, अंतिम जो छठे वित्त आयोग की अंतरिम जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है वो भी अपन साथ में पढ़ेंगे, ताकि इस टॉपिक को अपन करंट के साथ भी जोड़ पाएँ। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने पूरी भरपूर कोशिश की है। 5 से 7 पॉइंट ऐसे लिखे हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा और आपका ये टॉपिक अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो आई होप पूरा सेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, और इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डालता ही हूँ। जब भी आपको मौका मिले एक बार क्विक रिवीजन भी आप खुद इससे जरूर लगा लेंगे। आइए डिस्कस करें राजस्थान राज्य वित्त आयोग। सबसे पहले तो एक मोटा मोटी समझ लो कि वित्त आयोग की जरूरत क्या है। भाई, जब नाम से ही पता लग रहा है वित्त, यानी जब पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा, काम नहीं होगा तो अपना राजस्थान विकसित कैसे होगा। तो सबसे पहले ऐसे आयोग तो होने चाहिए जो अपने संसाधनों के लिए सिफारिश कर सकें। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे पंचायती राज है, या मैं आम भाषा में बोलूँ कि या तो शहर में लोग रह रहे हैं या गाँव में लोग रह रहे हैं, तो उनके संसाधनों की जो आवश्यकता है उसके लिए बजट का काम कौन करेगा? ये वित्त आयोग करेगा। अगर इनको कोई संसाधन में दिक्कत आ रही है, संसाधनों की कमी आ रही है, तो वित्त आयोग जो है भारत के
जो राष्ट्रपति है उसको एक सिफारिश भेजेगा कि हमारे राज्य के अंदर जो है हमारी संचित निधि जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए इतना पैसा जो है वो अनुदान के रूप में आपको देना चाहिए। तो एक प्रकार से सिफारिश का ये आयोग है जिसका पूरा एक प्रकार से संवैधानिक उल्लेख भी है। 5 साल इसका गठन होता है, राज्यपाल की अनुमति से इसका एक अध्यक्ष बनाया जाता है, सदस्य भी होते हैं। तो ये सारी मोटा मोटी चीज़ें, आज तक 7 बार वित्त आयोग का गठन हो चुका है, उनके अध्यक्ष कौन है, तो वो सारे मैं आपको याद कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले PYQ देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नगरपालिका के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए, संवर्धन का मतलब है एक प्रकार से बढ़ाना, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर, राज्य वित्त आयोग का काम क्या है, सिफारिश भेज रहा है। राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है, तो कौन करता है, भारत का वित्त आयोग करता है। भारत का वित्त आयोग कहता है कि भाई साहब राज्य के जो वित्त आयोग है उससे सिफारिश आई है, वहाँ की जो नगरपालिका है, पंचायती राज संस्था जो है, स्थानीय स्वशासन है, उनको संसाधनों की आवश्यकता है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी फंड जो है वो प्रोवाइड करो उनको। तो ये है आपका वित्त आयोग जो अपने फंड की सिफारिश करता है। जैसे महिलाओं के अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है तो उनकी सिफारिश कौन करता है, महिला आयोग करता है। अपन ने लोकायुक्त पढ़ा, तो लोकायुक्त में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है तो उन लोगों की सिफारिश भेजता है। तो इसीलिए अपना जो वित्त आयोग है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूरा पूरा बनता है। दूसरा देखिए, एक तरफ वित्त आयोग है और एक तरफ इनके अध्यक्ष दे रखे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक 7 ही वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो कम से कम 7 डेटा जो हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं या राज्यपाल हैं, इनके 40 से ऊपर बन गए तो वो डाटा जो है याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 7-8 अध्यक्ष बने हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसी टाइप से बना है जिस प्रकार से ये लाइब्रेरियन 2025 में आया है। तो देखिए मैंने इनको मैच कर दिया है। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे मणिक चंद्र सुराणा, और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे BD कल्ला, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ज्योति किरण। अब कम से कम इनको थोड़ा बहुत मैं याद करा देता हूं, जैसे हीरालाल, देखो हीरा 2 ही शब्दों से बना है ना, तो इसको दूसरे से लिंक करना है। एक बार मोटा मोटी लिंक कर लीजिए, बाद में अपने आप जब भी आप क्वेश्चन हल करेंगे यदि यही क्वेश्चन आ गया तो आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तीसरा देखो मणिक चंद सुराणा है, तो मणिक को मैं से M से लिखूंगा और M को आप ऐसे कर दोगे तो ये तीसरा हो जाएगा, तो याद रहेगा, इससे लिंक कर लोगे। चौथा देखो BD कल्ला है, 4 ऐसे लिखा जाता है और 4 को मैं थोड़ा सा ऊपर से ऐसे मोड़ दूं और नीचे ऐसे मोड़ दूं, तो ये B की शक्ल का हो गया, और B से आप याद रख लेना BD कल्ला, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां ज्योति किरण है, इसको थोड़ा सा आप अपने स्तर पे मैच कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान में वर्तमान 2025 से 2030 तक कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है, तो याद रखिएगा अब जो है 7वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ये लेटेस्ट प्रश्न है, हालांकि जूनियर अकाउंटेंट में जो प्रश्न आया था वो वर्तमान की जगह यहाँ पे क्या था 2020 से 25 था, तो वहाँ पे 6ठा वित्त आयोग था, लेकिन मैंने फ्यूचर के हिसाब से ये प्रश्न बनेगा उसकी शैली को मैंने आपके सामने रखा है। और वर्तमान इसके 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी, याद रहेगा 25 से 30 तक इनका कार्यकाल है, और अपन नीचे डिस्कस कर लेंगे। एक प्रश्न ये देखिए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा KK गोयल, और हिंदी में आप याद करेंगे तो कृष्ण कुमार गोयल। सबसे पहले कृष्ण जी का नाम लेके जो है वो अपना काम करते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा लिख कर लेना। या फिर ऐसे देख लो कि आपके पास मान लो पैसा ही पैसा आ जाए, तो आप क्या करेंगे, क्या क्या नहीं कर सकते, तो क्या क्या मतलब KK नहीं कर सकते है ना, KK थोड़ा सा कैसे भी इसको एक बार जचा लेना। वित्त आयोग का कार्यकाल, तो कार्यकाल इसका होता है 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अब अपन पहला पॉइंट ले लेते हैं जहां से इस सारे चीज को समराइज कर देते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूरा पूरा बनता है। सबसे पहले देखिए वित्त आयोग ये क्या है, एक बहुसदनीय निकाय है। इसका मतलब इसमें केवल अध्यक्ष ही नहीं है, सदस्य भी हैं। तो याद रखिएगा इसमें एक अध्यक्ष और मैक्सिमम इसमें 4 सदस्य हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो ये एक क्या है, संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब संविधान में इसका उल्लेख है, तो संविधान में उल्लेख है तो कौन सा आर्टिकल है ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग 1995 से प्रभावी हुआ था, तो याद रखिएगा इससे पहले 2-3 साल पहले आसपास जो है संविधान संशोधन हुआ है, उसी में ऐड हुआ होगा, तो उसी से लिंक करना है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, 73वें में पंचायती राज संस्थाओं में 243I के नाम से इस आर्टिकल को ऐड कर दिया, और नगरीय स्वशासन में भाग 9 क जिसका अपन उल्लेख पढ़ते हैं संविधान में 243Y में नगरीय के लिए वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो कर दिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो 243I से आप इनकम याद कर लेना, आई से आप इनकम की बात कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा 243I। और नगरीय यानी बाद में नगरीय की बात आएगी, लास्ट में नगरीय की बात आएगी, तो जो पैसा बच जाएगा वो नगरीय पे अपन लगाएंगे। ऐसे थोड़ा सा लिंक करके 243Y पे किसका जिक्र है, नगरीय स्वशासन। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। इसका कार्यकाल ऊपर अपन ने देखा 5 वर्ष हो जाएगा। प्रथम कौन थे, तो KK गोयल थे। इसका गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994 को, लेकिन विधिवत जो प्रभावी है
या कार्य प्रारंभ जो है वो इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल है 1995 को। कोई दिक्कत नहीं है। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति हो, यदि वो त्यागपत्र देता है तब भी राज्यपाल को देगा। और जो पूरे साल का जो एक प्रकार से निचोड़ है, वार्षिक प्रतिवेदन है, वो भी किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। ये अपना पहला पॉइंट है जिसमें समराइज की हुई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूरा पूरा बनने की संभावना रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और दूसरा पॉइंट जो है, अब तक राजस्थान में 7 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और 7 के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। और इसमें मैंने लिखा है पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के गोयल हैं, याद रख लिया, कोई इसको दोबारा रटने की जरूरत नहीं है। इसका गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994 को और कार्य प्रारंभ कर दिया था 1 अप्रैल 1995 से, यानी सीधा आप डाटा याद रखिएगा 1995 से जो है ये प्रभावी हो गया था, एक लाइन में। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा थे, जो मुख्यमंत्री भी रहे थे, सबसे कम कार्यकाल इनका ही था। इसके बाद तीसरा देखो मणिक चंदे सुराणा, इनको ऊपर मैंने थोड़ा बहुत याद करवाने की ट्रिक से जचाने की कोशिश की है, उससे थोड़ा याद रख लेना। चौथा वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बीडी कल्ला। 5वीं के थे ज्योति किरण, जो पहली महिला वित्त आयोग के अध्यक्ष थी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ज्योति किरण। और 6ठे वित्त आयोग के थे प्रद्युमन सिंह। और 7वां वित्त आयोग के अध्यक्ष का जो नाम है वो है अरुण चतुर्वेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2030 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसका गठन हुआ था 1 अगस्त 2025 को। और अभी जो सदस्य है जिसको अपन सचिव कहेंगे वो है नरेश टकराल, जो आपके रिटायर्ड IAS है। तो इस दूसरे पॉइंट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 7 के 7 नाम आपके मुख्य ज़बानी याद होने चाहिए, क्योंकि आपने ऊपर प्रश्न का लेवल देखा था तो वैसे प्रश्न आ सकता है। अब तीसरा पॉइंट है इसके कार्य। तो कार्य में कोई रटने की जरूरत नहीं है, कितना पैसा किसे देना है इसकी सिफारिश करना है। जैसे राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को कितना किस अनुपात में बांटना है, केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंधों की मध्यस्थता करना है, वित्तीय स्थिति की समय समय पर समीक्षा करना है कि कितना पैसा कहाँ लगा। इसके अलावा प्राप्त राजस्व आय में से धन का वितरण, जो शुद्ध टैक्स है राज्य का, उसमें से कितना पैसा जो है पंचायती राज को देना है, कितना नगरीय स्वशासन को देना है, पंचायती राज में भी ग्रामीणों को कितना देना है, जिला परिषद को कितना देना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कार्य के रूप में देखे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पॉइंट में आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए आपका अंतिम पॉइंट, जिसमें अपन चर्चा करेंगे राज्यों को ये पैसा कैसे खर्च होगा, किस अनुपात में होगा। तो इसके लिए जो नई आर्थिक समीक्षा आई है 2025-26 की, जिसमें 6ठे वित्त आयोग की जो सिफारिश थी उसके अंतिम इन्होंने आंकड़े जो हैं वो पेश किए हैं। हालांकि एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखेंगे, 6ठे वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो 2 चरणों में आई है। पहला चरण इसका 2020 से लेकर 2024 4 वर्षों का था, जिसमें अलग रेशो था। और अभी जो ये आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं उसमें जो रिपोर्ट है वो दूसरे चरण की रिपोर्ट, या मैं ऐसे कर दूं कि ये 1 साल की रिपोर्ट है। इसमें 2024 से 2025 में ये वित्त है वो किस प्रकार से बंटेगा उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अपन पहला चरण अच्छे से समझ लेते हैं और उसमें क्या बदलाव हुए हैं, इससे आपको दूसरा चरण अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे पहले 6ठे वित्त आयोग के प्रद्युमन सिंह है और इसके सदस्य थे लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी। रिपोर्ट की अपन चर्चा करें तो पहला चरण 4 वर्ष के लिए था, 2020 से लेकर 2024। और इसमें यह कहा गया कि राज्य का जो शुद्ध राजस्व कर है उसका 6.75% जो है वो आपके पंचायती राज या मैं ऐसे कह दूं कि स्थानीय स्वशासन को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1600 से 1700 रुपये शुद्ध राजस्व आपका बन रहा है, तो उसका लगभग 6.75% मान लीजिए 100 रुपये बन रहा है। 100 रुपये यदि बन रहा है तो 100 में से 75.1% तो देंगे पंचायती राज को, और 24 रुपये जो हैं वो आपके शहरी को दिए जाएंगे। आगे बात समझ में। अब ये पैसा भी जो है आगे बढ़ जाएगा कि 75 जो रुपये आपके पास आए हैं उसका 5% पैसा कहाँ यूज करना है, 20% पैसा कहाँ यूज करना है, शहरी के जो 24 रुपये आपको मिले हैं उसका सड़क और पानी में कितना यूज करना है और प्रशासनिक कार्यों में कितना यूज करना है, ये आपको अच्छे से समझना है। और ये पंचायती राज और शहरी को दिया गया है वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिया गया है। और जनसंख्या कौन सी? 2011 की। 2011 की जनसंख्या आपने पढ़ी होगी, ग्रामीण जनसंख्या 75.1, शहरी जनसंख्या कितनी थी? 24.9। तो इस रेशियो में ये वित्त जो है वो बंटा हुआ था। तो इसमें आप आगे देखेंगे पंचायती राज में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो ग्राम पंचायत को, यानी 75% पैसा ग्राम पंचायत को इसमें से बांटेंगे। इसके बाद 20% पैसा जो 75 रुपये मिला है उसका 20% पैसा पंचायत समिति को ये अनुदान होगा, और 5% पैसा जो है वो जिला परिषद के कार्यों में लगेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। इसी प्रकार से शहरी वाला समझो, तो शहरी में मान लेते हैं आपको 24 रुपये मिले, 100 में से 24 रुपये मिले, तो उस 24 रुपये में सबसे ज़्यादा पैसा जो 55% पैसा है वो इसके आधारभूत कार्य जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, इनमें खर्च करेंगे शहरी के अंदर। और 40% पैसा बचा के रखना है, वो आपको केंद्र या राज्य सरकार की कोई योजना आ रही है तो उस योजना को क्रियान्वयन करना है आपको, उसमें वो पैसा लगेगा आपका। और बाकी का जो 5% पैसा बच गया
उसको आपको थोड़ा बचा के रखना है। वो इसलिए कि कोई प्रशासनिक कार्य या अन्य कोई कार्य आ जाए तो उसमें वो पैसा आपको लगाना है। ये पहली रिपोर्ट थी, पहला चरण था। और अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें अब चेंज हो गया है। जो 1 साल की रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे शुद्ध राजस्व का जो पैसा है वो बढ़ा के कितना कर दिया, 7% कर दिया है। पहले कितना था, 6.75%। और यही क्वेश्चन आता है कितना बढ़ा है, तो याद रखिएगा 7%। और पंचायती और शहरी में भी आप देखेंगे तो ये भी बढ़ गया है। पंचायती राज संस्थाओं को 73.2% के हिसाब से ये पैसा दिया जाएगा और शहरी में बंटेगा ये 26.8%। तो ये भी पंचायती राज संस्थाओं की थोड़ा कम किया और शहरी वाला थोड़ा बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको पंचायती राज और शहरी में आगे किस तरह से बांटा है, तो देखो पंचायती राज में तो बिल्कुल सेम रखा है। जैसे ग्राम पंचायत में 75% पहले था, वो भी अभी है। पंचायत समिति में 20% पैसा दिया जाएगा, वो भी सही है। जिला परिषद के कार्यों में 5% पैसा जो है वो काम में लेना है, तो वो तो सेम है। यानी पंचायती राज में तो पहले की तरह सेम रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। शहरी वाला जो 26.8% का पैसा आया है उसको भी देखेंगे तो 55% तो बिल्कुल सेम रखा है कि पहले 55% था आधारभूत कार्यों में, सड़क पानी बिजली के लिए, वो अब बिल्कुल सेम है। 40% वाला भी सेम रखा है। केंद्र और राज्य सरकार की कोई योजना आ रही है तो उसके कार्य में लगाना है, वो भी सेम है। अब देखो दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत आई है इस 5% वाली राशि में। जो 5% पैसा अपन ने बचा के रखा था, मान लीजिए कोई ऐसे कार्य आ जाए जिसका ऊपर उल्लेख नहीं है, उसमें वो प्रशासनिक कार्य भी हो सकता है, कोई अन्य कार्य भी हो सकता है, तो इसमें ये 5% पैसा लगाएंगे। अब इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ के बोला कि इसका 2% पैसा जो है वो तो महिलाओं पर आपको यूज करना है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इस 2% पैसे का काम में लेना है। और इसके लिए शब्द दिया था लिंगानुकूल, जेंडर फ्रेंडली आप कह सकते हैं। और बच गया 3%, तो वो आप आपके जो अन्य कार्य आते हैं, कोई प्रशासनिक कार्य हो या कोई और हो, तो उसमें आप लगाएंगे, जिसको परफॉर्मर ग्रांट बोला था। महिलाओं के लिए शब्द यूज किया था पिंक ग्रांट। पिंक लड़कियों के लिए यूज होता है ना, उनको पसंद है ना गुलाबी, तो इसीलिए पिंक ग्रांट और परफॉर्मर ग्रांट के रूप में इस 5% पैसे को इन्होंने तोड़ दिया है। ये नया था। तो ये चौथा पॉइंट जो है वो बिल्कुल आर्थिक समीक्षा के नए आंकड़े को लेकर था। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। एक तो राजस्व का कुल जो शुद्ध कर का पैसा है वो 7% इन्होंने बोला है। एक पंचायती और शहरी में जो ये पैसा बंटेगा वो 73.2 तो पंचायती राज, और शहरी में ये 26.8%। और इसके अलावा जो 5% वाला जो पैसा था इसको 3% और 2% में इन्होंने तोड़ा है। 2% पैसा जो है महिलाओं के लिए इन्होंने चर्चा की है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, राजस्थान राज्य वित्त आयोग। मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की है कि नए डाटा के साथ आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझा पाऊँ। फिर भी आपके कोई डाउट रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके इसको जरूर एक बार रिकॉल करिएगा। फिर एक नई चर्चा के साथ, नए वीडियो के साथ दोबारा आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान राज्य महिला आयोग। बहुत ही शानदार टॉपिक है और मात्र 4 ऐसे पॉइंट मैंने नोट किए हैं इससे, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूरे बनने के चांसेस रहेंगे। तो अच्छे से आप इस क्लास को देखिएगा, पूरा रिवीजन आपका होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए डिस्कस करें। सबसे पहले देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग जो है वो एक स्वायत्त शासी या वैधानिक संस्था है। इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। जैसे अपन ने राज्य वित्त आयोग पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो वो एक संवैधानिक संस्था थी, उसके बारे में अपन ने अनुच्छेद भी पढ़े थे। तो इसमें संविधान से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं पढ़ना है। अब मैं एक चीज़ आपको समझाऊं, बार बार मैं ये कहता हूं कि ये एक संवैधानिक संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, पहली चीज़ तो देखिए, कोई भी बिल अपन किसी आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे वो गैर संवैधानिक हो, बिल तो अपन को पास करना ही पड़ता है। जैसे राज्य महिला आयोग जब बना तो उसके लिए भी बिल पेश किया गया था, बिल्कुल बाकायदा इस पे राज्यपाल की अनुमति के बाद ये बिल जो है एक्ट के रूप में बन गया। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको अपन तवज्जो ज़्यादा देते हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग, वो एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसलिए संविधान में वो चीज़ ऐड की है संशोधन करके, कोई नई चीज़ नहीं थी वो। जबकि राज्य महिला आयोग उतना इसको तवज्जो नहीं मिलता है, इसलिए इसको बिल पास करके एक एक्ट के रूप में बनाया है, इसको संविधान में किसी तरह से ऐड नहीं किया है। तो इसलिए अपन ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है और अपन जो है इस चीज़ को गौर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो संविधान संशोधन के तहत एक्ट जो बनता है, मुख्य रूप से संविधान में वो चीज़ें जोड़ी जाती हैं, वो संवैधानिक संस्था होती हैं। और जिनका कोई संविधान में उल्लेख नहीं होता है, केवल मात्र एक बिल पेश करके एक एक्ट बना दिया जाता है और उस संस्था को ज़्यादा महत्वपूर्ण तवज्जो नहीं दिया जाता, वो संस्थाएं जो है एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती हैं। तो उसी में ये है राजस्थान राज्य महिला आयोग, जो महिलाओं के एक प्रकार से अधिकारों के लिए संरक्षण का काम प्रदान करती है। महिलाओं के संबंध में अगर किसी महिला के साथ कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए ये आयोग जो है ये काम करता है।
तो इसके संबंध में अपन को ये चीज़ें पढ़नी है कि अब तक महिला आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रह चुकी हैं, इसका कार्यकाल जैसे 3 वर्ष होता है, या जो ये मूल एक्ट बना 1999 का, इसमें जो धाराएं थी, जैसे अभी पिछले बार ये प्रश्न पूछा गया था कि इस आयोग के जो कार्य हैं वो कौन सी धारा में हैं, तो कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले PYQ पे नज़र डालेंगे ताकि एक थीम बने कि किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धारा 11। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 1999 में। अब देखिए, जैसे RPSC है, राज्य महिला आयोग है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो जो है, जैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक छोटा सा वीडियो जिसमें ये जितने भी आयोग हैं इनके जो अध्यक्ष हैं और इनका गठन कब कब हुआ, तो वो एक छोटी सी सारणी जो है मैं आपको करवाऊँ ताकि चीज़ें आप कन्फ्यूज नहीं हों। कई बार क्या होता है कि अपन चीज़ें याद तो कर लेते हैं लेकिन आपस में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार RPSC कब बना, ये महिला आयोग कब बना, तो बिल्कुल वो सारणी जो है एक प्रकार से आपको थोड़ा सा इंप्रूव करने का काम है करेगी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग जो है वो क्या है? सांविधिक निकाय है। सांविधिक बोल दीजिए, गैर संवैधानिक बोल दीजिए, या इसको वैधानिक भी आप बोल सकते हैं, स्वायत्त शासी भी बोल सकते हैं। ये चारों पांचों जो शब्द हैं वो आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा, कांता कथूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अपन पहले पॉइंट पे चलते हैं जिसमें एक क्वेश्चन आपका पूरा पूरा बनने के चांसेस हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग, सबसे पहली चीज गैर संवैधानिक, इसको मैं बोलूँगा सांविधिक निकाय भी बोल सकता हूँ, सलाहकारी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सलाहकारी मतलब सरकार को जो है वो सलाह के रूप में काम करती है, परामर्श के रूप में काम करती है। एक इसमें ये भी लिख लेना, स्वायत्त शासी। स्वायत्त शासी सरकार के लिए ये चीज़ जो है वो बाध्यकारी नहीं है। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले हैं या अन्य कोई मामले हैं तो ये जो आयोग है वो बिल्कुल उस पर काम करेगी, लेकिन सरकार के लिए वो चीज़ जो है वो बाध्यकारी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए, इसका गठन जो है वो हुआ था 15 मई 1999 को, याद रहेगा, और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर। इसका गठन धारा 3 के तहत किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, धारा 3। तो पिछले पेपर में जैसे अपन ने देखा इस आयोग के कार्य कौन सी धारा में है, तो कार्य इंपॉर्टेंट थे तो इसलिए वो धारा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये गठन इंपॉर्टेंट है तो गठन की धारा भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, धारा 3 के तहत। इसके बाद देखो, इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्यों की ये टीम होती है। हालांकि इनको महिला जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इनको दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कहीं मान लीजिए पोस्टमार्टम करवाना है तो पूरी टीम जो है इनको सरकार की तरफ से अवेलेबल करवाई जाती है। लेकिन इस आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। एक इसमें अध्यक्ष होता है, 3 इसमें सदस्य होते हैं और 1 राज्य सरकार के द्वारा इसमें सचिव जो है नियुक्त किया जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सदस्य जो होते हैं वो सचिव सहित कितने होते हैं, तो टोटल 4, और कुल पूछ ले अध्यक्ष सहित तो 5, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखो इसका कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष, और ये धारा जो है वो है आपकी आगे वाली धारा 4। नियुक्ति इसकी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये पहला पॉइंट जो है वो राज्य महिला आयोग से संबंधित था। पूरा एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसके अध्यक्ष को लेकर बन सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, या फिर जैसे ये संख्या कमी है, अब तक 8 ही अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से आज तक कौन राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। तो एक बार ये मोटे मोटे जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है ही कांता कथूरिया। दूसरा देखिए पवन सुराणा, तो ये RPSC की सदस्य भी रही हैं। इसके बाद देखिएगा तारा भंडारी। इसके बाद है मीरा महर्षि, ये कार्यवाहक थी। एक नाम आता है सरिता सिंह, ये भी कार्यवाहक रही है। और इसके बाद लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, और वर्तमान में है रेहाना रियाज चिश्ती। हालांकि इनका कार्यकाल तो पूरा हो चुका है। देखिए आप 2022 से लेके 2025 तक बात करेंगे तो बिल्कुल 3 साल हो गए हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है, अपन नीचे डिस्कस करेंगे कि कोई भी पद खाली है तब भी जो अन्य सदस्य हैं उनके द्वारा जो फैसला लिया जाता है वो अंतिम होता है। तो इसमें ये कभी भी नहीं देखा जाता कि पद खाली चल रहा है, 2 पद खाली चल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें ये खास बात लिखी है, अपन नीचे डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। वर्तमान कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती है, अगर ऑप्शन में हो तो डाल देना, अन्यथा जो है अभी इनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो पहला इंपॉर्टेंट है, पहला भी याद रखेंगे और अंतिम वाला भी याद रखेंगे, बीच वाले एक बार मोटे मोटे आप जरूर देख लेना। इसके बाद देखो अगला पॉइंट नंबर 3, और इसमें मैंने इस आयोग के कार्य लिखे हैं जो धारा 11 में दे रखे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। भाई महिला आयोग है तो कहीं वित्त की तो बात करेगा नहीं, है ना। तो महिला आयोग है तो महिलाओं के जो अधिकारों का संरक्षण है उनके लिए बात करेगा। तो इससे संबंधित आपको महिलाओं के हितों की रक्षा करना है, अनुचित कृत्यों की जांच करना है, महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना है,
महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना है, सख्त कार्रवाई के लिए सरकार से अपील करना है, भेदभाव मौजूदा कानून में कोई संशोधन है महिलाओं के लिए तो उसकी सिफारिश करना, उसकी समीक्षा करना। मोटा मोटी काम ये है इस आयोग का कि ये एक सिफारिश करती है सरकार को। हालांकि इस आयोग का ये कार्य बिल्कुल नहीं है कि वो सज़ा दिला दे, बिल्कुल ये कार्य नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि ये आयोग जो है वो क्या सज़ा दिला सकता है? कि बिल्कुल नहीं दिला सकता। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मैंने लिखा भी है, देखिए, दोषियों को दंडित करना, सज़ा देना, ये बिल्कुल इसके कार्य नहीं है। मोटा मोटी आप कीवर्ड देखेंगे तो स्वतः संज्ञान। मान लीजिए कई बार अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कोई वीडियो आता है तो ये आयोग बिल्कुल स्वतः संज्ञान ले लेता है और वहाँ पे जाके जो है उस जांच में जुट जाता है। केवल आयोग सिफारिश कर सकता है, जांच कर सकता है, कानूनी समीक्षा कर सकता है। ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद इस टॉपिक का जो अंतिम पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इसमें मैंने राज्य महिला आयोग जो अधिनियम 1999 है इसकी धाराएं लिखी हैं सारी। तो एक बार मोटा मोटी सारी धाराओं को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली धारा है, उसमें संक्षिप्त नाम जो है, इसका नाम प्रसार, हमेशा कोई भी आप मूल एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, चाहे वो धारा 1 हो या आपका अनुच्छेद 1 हो। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे में परिभाषाएं दी हुई है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका गठन अपने ऊपर देखा 1999 में, और इसकी संरचना तो 1+4, सचिव सहित सदस्य संख्या कितनी है? 4 है, टोटल 5 है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। धारा 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, नोट लगा के मैंने लिखा है कि 4 सदस्यों में एक महिला SC या ST की और एक महिला OBC की होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला देखो, धारा 4, ये भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेवा शर्तें, वेतन और एक इसमें आप लिख लेंगे कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। तो ये कौन सी धारा है? धारा 4। इसके बाद देखो अगला है धारा 5, इसमें इसकी गणपूर्ति, जिससे बैठक बुलाई जाती है तो इसकी गणपूर्ति में अध्यक्ष सहित 3 यदि सदस्य हैं तो इसका जो गणपूर्ति है वो पूरी मानी जाती है। 3 के अलावा कम है तो वो गणपूर्ति जो है वो फिर अमान्य है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, अध्यक्ष सहित गणपूर्ति के लिए 3 सदस्य होने आवश्यक हैं, अध्यक्ष सहित। इसके बाद अगला धारा 6, बैठक। तो बैठक के बारे में ये कहा जाता है कि 2 महीने में कम से कम एक बार जो है इस आयोग की बैठक होगी। हालांकि कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं तो बहुत ज़रूरी बैठक होती है तो ये आयोग आपस में डिस्कस करके जो है बैठक बुला सकता है, लेकिन साधारणतः जो है 2 महीने में एक बार इसकी बैठक अवश्य होती है। इसके बाद देखो, इसकी बात कर रहा था मैं, धारा 7 की। मान लीजिए पद रिक्त चल रहा है तो इसके आदेश जो हैं वो अविधिमान्य नहीं होना। अविधिमान्य का मतलब है इनवैलिड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें और भी सदस्य बैठे हैं। मान लीजिए अध्यक्ष पद अभी जैसे खाली चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये आयोग जो है वो बैठ गया है, बिल्कुल ये आयोग जो है काम कर रहा है और इसके जो कार्य होंगे वो बिल्कुल जो है मान्य होंगे, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद देखो अगला है धारा 8, और धारा 8 में कहा गया है कि पद से हटाना। तो राज्य सरकार जो है, मान लीजिए कोई आयोग का अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार कर रहा है, दिवालिया हो गया है, पागल है, या फिर लगातार 3 बैठक में वो अनुपस्थित हो रहा है, तो ऐसे में आयोग जो है इसके अध्यक्ष या इनके सदस्यों को हटा सकता है। तो ये धारा 8 में कहा गया है। इसके बाद देखिए, 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा 11, ये तो आपकी याद हो गई होगी कि इस आयोग के कार्य लिखे हैं जो ऊपर अपने डिस्कस किए। और एक अंतिम वाला धारा 14, और अंतिम में हमेशा क्या होता है कि वार्षिक रिपोर्ट की बात होती है जो राज्य सरकार को सौंप दी जाती है। राज्य सरकार को आयोग की सिफारिशों के 3 महीने के अंदर उस पर क्या कार्रवाई की उसकी सूचना देगा। जैसे मान लीजिए इस आयोग ने सिफारिश की किसी मामले के तहत, तो राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि 3 महीने के अंदर आप उसको सूचना दीजिए कि आपने इस मामले में क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, राजस्थान राज्य महिला आयोग। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहा है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर एक नई चर्चा के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में मैंने 6 ऐसे पॉइंट नोट किए हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पूरा बन जाएगा और आपका जो इस टॉपिक का रिवीजन है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से हो जाएगा। तो पूरी क्लास ध्यानपूर्वक देखिएगा, और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ऐसा टॉपिक जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम RPSC ही करवाता है, तो उसी को ही अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, वगैरह वगैरह सारी तमाम बातें। मुख्य रूप से इस आयोग का यही कार्य होता है कि राज्य भर की जो परीक्षाएं होती हैं, राज्य स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हो, इंटरव्यूज़ वगैरह हो, ये सारा काम करवाने का जिम्मा जो है वो इस आयोग का रहता है। तो आइए सबसे पहले PYQ से समझ लेते हैं किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पिछली सेकंड ग्रेड में ही आया था
केवल कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर, देखिए कदाचार का आरोप क्या होता है, जैसे मान लीजिए आरपीएससी का अध्यक्ष है और उसी ने घोटाला किया, और यदि वो घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने यदि सिद्ध कर दिया कि हाँ इस व्यक्ति ने जो है ये घोटाला जो है निश्चित रूप से किया है, तो उसी को बोला जाता है कदाचार का आरोप। कोई भी घोटाला वगैरह जो होता है वो आरोप सिद्ध हो जाता है, उसको बोला जाता है कदाचार। तो याद रखिएगा, केवल कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर और सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवेदन मिलने पर, सुप्रीम कोर्ट ये आपको कह दे कि हाँ ये जो व्यक्ति है अब इसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई जो भी करनी है वो की जाए। राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जा सकता है। बहुत बड़ी लाइन है। आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा दिवालिया, मानसिक या शारीरिक शिथिल्य होने के कारण या अन्य लाभ का पद धारण करने पर भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो अध्यक्ष है वो सही से काम नहीं कर रहा, मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से असमर्थ है या अन्य लाभ का कोई पद धारण कर रखा है, तब भी राष्ट्रपति को सूचना मिलने पर वो उसको हटा सकता है। तो ये दोनों बातें पिछले सेकंड ग्रेड के एग्जाम के कथन के रूप में पूछी गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सेकंड ग्रेड के एक अन्य ग्रुप के पेपर में पूछा गया, आर्टिकल 321, बहुत महत्वपूर्ण है ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति इसके अंदर दी गई है, जो आपके राज्य विधानसभा के पास है। जैसे आरपीएससी के कार्य जो होते हैं, परीक्षाएं वगैरह करवाना, इंटरव्यूज वगैरह करवाना, मोटे मोटे कार्य जो हैं, तो इन कार्यों में यदि इन फ्यूचर कोई कार्य बढ़ाना हो तो उनकी शक्ति जो है वो आर्टिकल 321 में दे रखी है, और ये जो है राज्य विधानसभा के पास ये शक्ति प्राप्त है। राज्य विधानसभा जो है ये इस प्रस्ताव को पारित करके जो है वो कार्यों को बढ़ा सकती है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। एक और प्रश्न है, और ये भी आपके सेकंड ग्रेड, पिछली सेकंड ग्रेड का ही है। आर्टिकल 320, तो 320 में क्या है, 320 का 3 है वैसे। राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। अनुशासनात्मक मामले, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अपन नीचे डिस्कस करेंगे। ये जो ये आरपीएससी के इन कार्यों में भी जो है परामर्श लिया जाता है। तो ये आर्टिकल 320 जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसा का ऐसा आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, आर्टिकल 316 के तहत। आरपीएससी का कार्यकाल कितना होता है, तो 662, जो भी पहले हो, तो इसको ऐसे याद रखना है, 662 जो भी पहले हो। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, सत्यनारायण राव समिति, इसकी सिफारिश पर आरपीएससी का कार्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया, यह प्रश्न आया था। तो याद रखिएगा 1958 में। कोई मुश्किल नहीं है, आगे बढ़े चलो। इसके बाद देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग कब प्रभाव में आया, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1949 को। ये एग्जिट डेटा है, जिस प्रकार से एग्जाम ने पूछा है वही मैं चीजें आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि डीएस तिवाड़ी के बारे में पूछा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इनका अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिकतम कार्यकाल अब तक रहा है, तो डीएस तिवाड़ी। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, आर्टिकल 315, और 315 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक पीएससी होगा। पीएससी का मतलब हो गया जैसे लोक सेवा आयोग, यदि वो राज्य राजस्थान है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, बिहार है तो बिहार लोक सेवा आयोग, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक पीएससी का गठन होगा। ये आर्टिकल 315 में कहा गया है, और इसमें यह भी कहा गया है संयुक्त पीएससी का भी गठन हो सकता है, ज्वाइंट पीएससी भी बन सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्य यदि वो चाहें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेकंड ग्रेड 2018 का प्रश्न है। और एक अंतिम प्रश्न कि आरपीएससी अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन जो है किसे सौंपती है, याद रखिएगा राज्यपाल। अब अपन अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और पहले पॉइंट में आरपीएससी के गठन से संबंधित कुछ डेट हैं जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। सबसे पहले आरपीएससी का जो गठन जो हुआ था उसका अध्यादेश जारी होता है 16 अगस्त 1949 को। तो इसको देखो 16 और 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा, और 1949, इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड फिगर में याद रखेंगे। तो अध्यादेश जारी कब होता है, 16 अगस्त को, और इसके 4 दिन बाद इसका गजट नोटिफिकेशन या इसका प्रकाशन जो है वो हो जाता है। स्थापना आप कह सकते हैं 20 अगस्त 1949 को। और जैसे ही अध्यादेश जारी होता है यानी 16 अगस्त के दिन ही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इनके पीएससी को समाप्त कर दिया जाता है। ये 3 ऐसे जिले हैं, 3 ऐसे आपके रियासतें थी जहां पे खुद का पीएससी चलता था।
जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इनको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है 16 अगस्त के दिन ही, और 4 दिन बाद इसका गजट नोटिफिकेशन या प्रकाशन जो है अपन स्थापना कह सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट मुझे ये लगी 22 दिसंबर 1949, एग्जाम में यही पूछी जाती है। इसकी विधिवत स्थापना जो है या ये प्रभावी जो है वो इस दिन से हो गया था। तो पहले पॉइंट में ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं चीज़ें हैं। एक तो 16/8/1949, एक 4 दिन आप इसमें जोड़ दीजिए, 20 में ये प्रकाशन हो जाएगा और 22 दिसंबर को ये प्रभावी हो जाएगा। और ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इनके पीएचसी को कब समाप्त किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे भी आया हुआ है कि प्राचीन समय में या 1949 से पहले किस किस रियासतों में खुद के पीएचसी चला करते थे, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जो बड़े जिले अपन कह सकते हैं या गढ़ कह सकते हैं राजस्थान का, तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इसके बाद देखो जब इसका गठन हुआ तो इसका जयपुर हेडक्वार्टर रखा गया था, लेकिन जयपुर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं राजधानी के तौर पे देखी गई, तो यहाँ पे इनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार परीक्षाओं का मामला है, जयपुर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो अजमेर में इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया और एक समिति बनी। उस समिति का नाम पूछा जाता है सत्यनारायण राव समिति। इसकी सिफारिश पे जयपुर से अजमेर इसका हेडक्वार्टर किया गया और वर्तमान में आप देखते हैं आरपीएससी का जो मुख्यालय है अजमेर में ही है। चलिए आगे बढ़िए, इसका दूसरा पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में मैंने इसकी संरचना के बारे में लिखा है कि क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो याद रखिएगा शुरुआत में एक तो अध्यक्ष तो निश्चित था और 2 सदस्य जो है निर्धारित किए गए। अध्यक्ष के तौर पे अपन देखें तो एस के घोष को बनाया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा पहले अध्यक्ष थे आपके एस के घोष, और 2 सदस्य कौन थे, एक तो देवी शंकर तिवारी और एक आपका चंद्रोरकर। ये 2 सदस्य शुरुआत में ही संरचना थी। अब देखिए शुरुआत में अपन बात करें तो इतने ज़्यादा एग्जाम वगैरह नहीं करवाने होते थे, तो छोटी संरचना से काम चल जाता। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कितने बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करवाना चाहता है तो सदस्य तो बिल्कुल चाहिए। तो अभी सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। याद रखिएगा वर्तमान में एक तो अध्यक्ष होगा और 10 इसके सदस्य होंगे। तो टोटल पूछ लेता है कई बार अध्यक्ष सहित कितने होते हैं, तो 11 याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्कल रंजन साहू हैं और 1998 में इसके आईपीएस ऑफिसर हैं। इतना तो इनके बारे में नहीं पूछते हैं। हाँ, डीजीपी हैं, डीजीपी रहे हैं। डीजीपी होता है पुलिस बल का सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है उसको बोला जाता है डीजीपी। तो ये उत्कल रंजन साहू जो हैं पहले रह चुके हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उत्कल रंजन साहू, और इनके साथ जो टोटल 10 सदस्य हैं। अब 10 सदस्य तो आप याद नहीं रखना, लेकिन 3 लास्ट जो सदस्य हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। एक तो हेमंत, नाम याद रखिएगा, हेमंत प्रियदर्शी, इन्होंने भी शपथ ली थी। और एक है सुशील कुमार बिस्सू, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है। और एक नाम और याद रख लेना जो कैंसर विशेषज्ञ थे, क्या नाम था उसका, अशोक कलवार था शायद, ऐसे कुछ नाम था, अशोक कलवार। आप देख लेना, ये 3 नाम जरूर लिख लेना। 10 सदस्यों में जो लेटेस्ट 3 नाम देखे गए वो एक तो हेमंत प्रियदर्शी, एक सुशील कुमार बिस्सू, एक आपके अशोक कलवार जो आपके कैंसर विशेषज्ञ माने जाते हैं। आगे बढ़े, सबसे मैक्सिमम कार्यकाल अध्यक्ष पद पर किसका है, डीएस तिवारी का, ऊपर अपन ने देखा। वर्तमान सचिव, तो सचिव याद रखिएगा रामनिवास मेहता है, ये भी आपके पूछा जा सकता है। मिनिमम कार्यकाल किसका है, BL रावत का है, मात्र 34 दिनों तक ही ये अध्यक्ष पद में रहे थे। इसके बाद एक अध्यक्ष है रघुकुल तिलक, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे आरपीएससी के सदस्य हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं। तो इनके समय राष्ट्रपति शासन भी लगा था, तो वो अपन राज्यपाल मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल देखेंगे। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं कि आरपीएससी से संबंधित ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे और राज्यपाल भी रहे, तो उसमें रघुकुल तिलक का नाम पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो इस दूसरे पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में संरचना क्या थी, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मैक्सिमम कार्यकाल किसका है, मिनिमम किसका है, वर्तमान सचिव कौन है, रघुकुल तिलक, इनके बारे में आप मोटी मोटी जानकारी याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है इसके कार्यकाल को लेकर। अध्यक्ष हो भले सदस्य हो, इनका कार्यकाल तो 6-62 ऐसे याद करना है, या तो 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए या फिर 62 वर्ष की एज जो है जो भी पहले हो इसमें हो जाएगा। इसके अलावा देखो नियुक्ति, त्यागपत्र, इस्तीफा, मान लीजिए अध्यक्ष पद जो है, या कई बार ये अभी आरपीएससी के सदस्य ने इस्तीफा दिया था, क्या नाम था उसका, मंजू आर्य ऐसे कुछ नाम था ना, अपन नीचे डिस्कस कर लेंगे, ये मैंने लिखा भी होगा, संगीता आर्य था, मंजू शर्मा था वो। तो इस्तीफा देते हैं तो राज्यपाल को वो लिखित तौर पे जो है इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन पद से हटाना हो तो हटाना राष्ट्रपति के अंडर में आता है। जैसे ऊपर सबसे पहले प्रश्न में अपन ने देखा था, कदाचार का कोई आरोप सिद्ध हो जाए या फिर दिवालिया, पागल, मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए तो राष्ट्रपति जो है वो इसको हटा सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में ये पद से हटाने वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चौथे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूं मैं, और ये भी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि महिलाओं से संबंधित बात है इसमें। आरपीएससी के इतिहास में अब तक 7 महिला सदस्य रही हैं, लेकिन एक भी महिला आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर नहीं बनी है। जितने भी अध्यक्ष हैं महिला अध्यक्ष रूप में नहीं चुनी गई हैं। तो सदस्य के रूप में सबसे पहले तो आप देखेंगे कांता कथूरिया, ये राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है, यूपीएससी की सदस्य भी रही है, और पहली आरपीएससी के सदस्य महिला के रूप में आप देखें तो कांता कथूरिया। नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। एक है कमला भील, तो कैसे कांता कैसे कमला। और इसके बाद है प्रकाशवती, एक नाम है दिव्या, और एक नाम है राजकुमारी गुज्जर, और लेटेस्ट वाले 2 नाम हैं संगीता आर्य और मंजू शर्मा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये थोड़ा बहुत याद रख कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि अपन थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ों को, तो क्वेश्चन कई बार निकल जाता है। आजकल का वर्तमान पैटर्न आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से आज तक महिला सदस्य के रूप में कौन नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत देखा हुआ होता है, क्वेश्चन निकल जाता है। तो कांता कथूरिया याद रहेगा, कैसे कमला भील याद रख लेना। इसके बाद प्रकाश और दिव्य, तो ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, प्रकाश और दिव्य। और इसके बाद एक है राजकुमारी, और एक 2 लेटेस्ट वाली संगीता आर्य और मंजू शर्मा। आगे बढ़े 5वें पॉइंट की तरफ चलो। इसकी योग्यता, जिसे अध्यक्ष पद है तो संविधान के अंदर कोई विशेष इनकी योग्यता उल्लेखित नहीं है। और सदस्य जो पद हैं उसके बारे में कहा गया है कि आधे जो सदस्य होंगे, या मैं ऐसे बोल दूं कि 50% सदस्य, उनको कम से कम 10 वर्ष का जो है राज्य या भारत सरकार के प्रशासनिक अनुभव उनको होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे उन्होंने काम किया होना चाहिए, कम से कम 10 साल की उसके पास एक एक्सपीरियंस हो। और आधे जो 50% सदस्य हैं वो राजनीति, शिक्षा, कानून, समाज सेवा क्षेत्र से लिए जाते हैं। तो ये देखो, ये राजनीति वाला जो है ना, ये मेरे थोड़ा कम जचता है, क्योंकि राजनीति के पदाधिकारी यदि आरपीएससी के सदस्य बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की चीज़ें जो आप वर्तमान में देखते हैं होती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा योग्यता को लेकर। आगे बढ़े चलो। इसके बाद देखो 6ठा पॉइंट, और 6ठे पॉइंट में सेवानिवृत्ति के बाद की क्या स्थिति है। कोई सदस्य रिटायर हो जाए या अध्यक्ष पद रिटायर हो जाए, वैसे तो देखिए 62 वर्ष जो है रिटायर होने के बाद स्थिति रहती नहीं है, फिर भी देखिए कईयों की चाहत बड़ी होती है और हमेशा बड़ा सोच या बड़ा पद मिलने की जो है वो लालसा हमेशा रहती है। तो एक चीज़ तो यह ध्यान रखिए, सदस्य जो है यदि रिटायर हो रहा है तो वापस उसी राज्य में उसी पद के लिए वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। इसको आप ऐसे याद कर लेना कि जैसे मान लीजिए अपन सदस्य रह गए आरपीएससी के, तो हमारे मन में वो चाहत रही नहीं कि यार दोबारा वो सदस्य बने, हाँ कुछ बड़े बनने की चाहत हमेशा रहती है। तो ऐसे इसको याद रखना कि सदस्य जो है उसी राज्य के या अन्य राज्य के अध्यक्ष पद जो है वो बन सकते हैं, या फिर देखो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या यूपीएससी का सदस्य भी वो पात्र हो सकता है। तो यूपीएससी बड़े लेवल के तो वहाँ सदस्य रहे तो वो राज्य के अध्यक्ष पद के बराबर ही माना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसको रटना नहीं है, रटेंगे तो याद भी नहीं रहेगा, समझ के थोड़ा सा जो है याद रखना है। अब जैसे अध्यक्ष पद है, तो अध्यक्ष पद है तो सदस्य की चाहत रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी। या तो वो अध्यक्ष पद या फिर यूपीएससी का सदस्य जो है उनकी चाहत रहेगी। तो इसको देखिए, यूपीएससी का अध्यक्ष कोई पद मिल रहा है तो बिल्कुल वो पात्र है, या सदस्य है तो बिल्कुल वो जा सकता है, या अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए जो पात्र है माना जाएगा, उसी राज्य के लिए नहीं अन्य राज्य के लिए। तो अध्यक्ष पद बराबर है तो ठीक है, सोच लेता है कई बार कि कोई नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कन्फ्यूज हो तो आप कमेंट कर देना ताकि मैं आपको रिप्लाई उसी टाइम कर दूं, ताकि वो फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना बने, क्वेश्चन गलत ना हो। और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, बाकी एक बार चीज़ें पढ़ लेंगे, कहीं किसी भी दोबारा मास्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मेरा पक्का वादा है। आप क्वेश्चन निकाल लेना। आप यूपीएससी का सदस्य, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने आरपीएससी अपने राज्य की बात करते फिर भी देख लीजिए। यूपीएससी का मान लीजिए कोई सदस्य है तो यूपीएससी के अध्यक्ष पद या अन्य राज्यों के जो पीएससी उनके अध्यक्ष पद के लिए वो पात्र होगा। तो एक लाइन में मैं सार बताऊं कि अपन जिस पोजीशन पे है हमेशा उससे बड़े की चाहत जो है रहती है। तो इसको वैसे ही इसको थोड़ा सा लिंक करके याद रखना है, माइंड में एक बार सोचना मैं जो बात बोली है। इनके अलावा राजस्थान हो चाहे भारत सरकार हो, इसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो पात्र नहीं होगा। तो ये 6ठा पॉइंट जो है सेवानिवृत्ति से संबंधित था, याद रखेंगे। इसके बाद देखो अपना अंतिम पॉइंट, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हैं। तो आरपीएससी के आप आर्टिकल देखते हैं तो 315 से लेकर 323 तक का उल्लेख आरपीएससी का है। ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल संविधान में उल्लेख है, और वो इसलिए है क्योंकि महत्वपूर्ण बॉडी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इसको बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। 315 से 323 के आर्टिकल भी हमें मोटे मोटे ध्यान में होने चाहिए। राज्य भर्ती का एक प्राधिकरण है, भर्ती करवाने का जो जिम्मा है वो इसका है। और प्रहरी है। अच्छा, एक मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन आया, मान लीजिए अप्लाइड क्वेश्चन आजकल ट्रेंड चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है वो आरपीएससी कराती है, ऐसा कथन आ जाए, तो आप सोचेंगे कि वो कथन सही है? बिल्कुल गलत है वो।
ग्रेड थर्ड का एग्जाम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कराता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इनका एग्ज़ाम जो है आरपीएससी करवाती है, लेकिन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम, रीट का एग्ज़ाम ये आरपीएससी नहीं करवाती है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, चलो आर्टिकल 315। तो शुरुआत में हमेशा क्या होगा, गठन होगा। तो प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के द्वारा एक पीएससी का गठन होगा। और अगली बात महत्वपूर्ण है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में संसद के द्वारा संयुक्त पीएससी का भी गठन का प्रावधान किया गया है। 2 राज्य हैं तो एक ही पीएससी बना दिया, जिसको बोल दिया संयुक्त पीएससी, ज्वाइंट पीएससी। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, फिर वो राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। राज्यपाल तो एक का ही कर सकता है, ज्वाइंट वाली बात होगी, क्योंकि संसद के द्वारा ये संयुक्त गठन हो रहा है, तो संसद से फिर भारत का ही आएगा कोई आदमी इनको नियुक्त करने के लिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो आर्टिकल 316, इसमें इसकी नियुक्ति और कार्यकाल। तो नियुक्ति कौन करता है, जैसे अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति है राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, और जैसे ज्वाइंट पीएससी है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कार्यकाल कितना है, 6 से 62, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी इनमें पहले हो। एक 316 का 3 जो पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि जैसे पीएससी के सदस्य हैं उनकी कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ऊपर मैंने आपको बताया, तो ये 316(3) की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जरूर आप लिख लेंगे कॉपी में एक जगह। आगे बढ़ो, 317। और जब भी 17 आता है तो हमेशा खतरे की घंटी आती है, तो बिल्कुल खतरा है। इनको हटाने वाली चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं, तो इनको देखिए याद रखिएगा, हटाना हो या निलंबन का अधिकार जो है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। 317(1) कहता है कि कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। तो ये अब ऊपर अपन ने सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ा था, तो इसको ज़्यादा अब डिटेल से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। 317(2) जो है उसमें निलंबन जो है राज्यपाल करता है, किसको, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। तो ज्वाइंट पीएससी है तो कौन करेगा, फिर वो राष्ट्रपति करेगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं, वैसे समझने वाली चीज़ें हैं, एक बार पढ़ते ही थोड़ा सा माइंडली आप प्रिपेयर रहते हैं तो आराम से चीज़ें निकल जाती हैं। 317(3) जो है उसमें लिखा है कि कदाचार के अलावा राष्ट्रपति किन मामलों में अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। तो याद रखिएगा, दिवालिया हो गया, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, या कोई फिर अन्य लाभ का पद जो है धारण इन्होंने कर लिया, सेवा शर्तों के विरुद्ध इन्होंने काम कर लिया, तो बिल्कुल कदाचार के अलावा भी जो है राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो 317 वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डराने वाली हैं, हटाने वाली हैं, और राष्ट्रपति से संबंधित हैं, याद रखेंगे। इसके बाद देखो 318 में इतना ही नाम याद रखना है, सेवा शर्तें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, इनका निर्धारण जो है राज्यपाल करता है। इसके बाद देखो आर्टिकल 320, ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और आरपीएससी के कार्यों का उल्लेख इसमें दिया गया है। सीधा वन लाइनर पूछ सकते हैं, आरपीएससी के कार्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 320 में। तो इसमें कार्य रटने की जरूरत नहीं है, एक ही दिमाग में रखना है, परीक्षा करवाना, इंटरव्यू करवाना, संयुक्त भर्ती मान लीजिए करवानी है तो उसकी योजना में मदद करना। इसके अलावा परामर्श संबंधी इसके कार्य भी होते हैं, जैसे सरकार इन मामलों में आयोग से सलाह लेती है, जिससे कोई भर्ती है उसके नियम वगैरह जो हैं चेंज करने हैं, तौर तरीके चेंज करने हैं, तो इन मामलों में सरकार से वो जो है परामर्श संबंधी इसका कार्य एक रहता है। जिसे प्रमोशन संबंधी है, ट्रांसफर संबंधी है, तो इनसे भी आयोग से जो है परामर्श लिया जाता है। इसके अलावा अनुशासनात्मक जो मामले होते हैं, इन टर्म ही याद रख लेना, इसमें भी जो है आरपीएससी से परामर्श संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा सिविल पदों पर भर्ती जो है, भर्ती का काम, इंटरव्यू का काम इनका ही है। इसके अलावा कुछ मामले मैंने आपको बताए जिनमें परामर्श संबंधी कार्य भी जो है आयोग से लिए जाते हैं। तो 320 में क्या है, आरपीएससी के कार्य हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़े, अब तो अपन अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 321 में लिखा है कि आरपीएससी के कार्यों और कर्तव्यों को विस्तार करने की शक्ति है, और ऊपर मैंने आपको बताया ये शक्ति किसके पास है, विधानमंडल के पास है। और 322 में लिखा है वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो अध्यक्ष को मिलता है 2,25,000 और सदस्यों को मिलते हैं 2,15,000 प्रति माह के तौर पे, तो बड़ी राशि है। अगला देखिए 323 अंतिम है, तो अंतिम पे हमेशा वार्षिक प्रतिवेदन होगा जो राज्यपाल को सौंपा जाता है, और राज्यपाल जो है उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है कि इस आयोग ने पूरे वर्ष भर में ये चीज़ें जो हैं करवाई। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था। आरपीएससी बहुत ही अच्छे ढंग से अपने एक एक चीज़ों को बड़ी गहराई से, बड़ी ईमानदारी से और बड़े टू द पॉइंट तरीके से पढ़ा है। इसके बाद देखिए 2 बातें और लिखी हैं लास्ट में। आयोग में एक सचिव होता है, ऊपर अपन ने डिस्कस किया, वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता, जो आईएएस रैंक का होता है, जो वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य देखता है। अब अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनको इतना टाइम नहीं रहता, तो इनके लिए सचिव पद होता है, जो इनके बजट की मान लीजिए या फिर कोई प्रशासनिक कार्य हैं, तो वो आईएएस रैंक का ही अधिकारी देख सकता है। तो उसकी सहायता के लिए उप सचिव हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, ये होते हैं।
फर्स्ट सचिव बने थे श्याम सुंदर शर्मा, बड़ी सुंदर काम किया था, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखना, बड़ा सुंदर ही काम किया था पहले सचिव के तौर पे। और एक है एल जोशी, जिनका कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मैक्सिमम कार्यकाल रहा है। एल जोशी, अच्छा ये एल जोशी जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल आज तक रहा है, तो एल जोशी। और एक लिखा है मैंने, अच्छा लास्ट वाला तो बिल्कुल हो गया, कि इसमें लिखा है कि संविधान के भाग 14 में आरपीएससी का उल्लेख है, 315 से लेकर 323 तक का आर्टिकल, ये अपने डिस्कस कर लिया। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। कई बार क्या होता है कि लास्ट टाइम वीडियो देखने की हिम्मत नहीं रहती, तो इस पीडीएफ को भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक बार चीज़ें समझ लेते हैं तो थोड़ा याद रखना ईजी हो जाता है। अब अपन ने ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं है जो बहुत ही नेसेसरी था, आवश्यक था, महत्वपूर्ण था, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट अपन ने पढ़े। तो आयोग जो हैं सेकंड ग्रेड के हिसाब से सारे कंप्लीट हैं। फिर एक नई चर्चा के साथ अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।